लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो हम इस समय अलवर में हैं। अलवर में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली इस समय हमारे साथ हैं। हम एक बार पहले आपको बता दें कि भाजपा के यहाँ से जो प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव हैं, जो भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने एक युवा नेता को मैदान में उतारा है। ललित यादव उनका नाम है, मौजूदा मुंडावर से वो विधायक हैं। किस तरीके का मुकाबला होगा, किस तरीके के समीकरण बैठने वाले हैं, यादव बाहुल्य यह सीट मानी जाती है और दोनों यादव समुदाय से प्रत्याशी आते हैं। ऐसे में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली क्या कहते हैं, किस तरीके के वो चुनाव में आगे समीकरण बैठेंगे और क्या दावा करते हैं, बात करेंगे। सर, किस तरीके का चुनाव चल रहा है, पहले आपसे जानना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा का जो चश्मा है ना, वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उतर जाएगा। अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि ये जो तूफान के आने से पहले जो शांति होती है ना, वो स्थिति आज चल रही है। आज लोग बोल नहीं रहे हैं, आज चुप हैं, देख रहे हैं। और उन्होंने ये तय कर लिया है कि ललित हमारा है, हमारा बेटा है, युवा है, युवाओं की बात कहता है, किसान की बात रखता है। वहाँ भूमि अधिग्रहण का मामला था, उसमें ललित जी ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। जो किसान आंदोलन हुआ शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर, उसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। तो किसान का युवाओं का साथ देता है। आज इतने बड़े मार्जिन से अलवर में सबसे अधिक वोटों से वो जीते हैं। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ की जो टीम है, वहाँ के जो लोग हैं, आज एक अपॉर्चुनिटी अलवर के लोगों को मिल रही है कि हमारा अपना सांसद हो। अभी 35 साल की उम्र है जी, पूरा लंबा भविष्य पड़ा है। अगर आज इलाका साथ लग रहा है तो यही सोच के लग रहा है कि आने वाले समय में एक राठ केसरी की जो उपाधि वहाँ खाली है, तो उसको पाने का काम भी ललित यादव कर सकता है। जूली जी, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा की बात करें तो लगभग एक आध विधानसभा को छोड़ दे तो सब जगह भाजपा ने जीत हासिल की थी और 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। अंतर बड़ा था, कैसे ये अंतर कम हो पाएगा और कैसे आप दावा कर रहे हैं? देखिए, पिछला जो चुनाव था उसमें मैं आज भी ये कई बार सवाल भी उठाता हूँ कि पुलवामा कांड हुआ जी, और जो हमारे जवान देश के लिए शहीद हुए, देश के अंदर एक माहौल इस प्रकार का बना कि लोगों को देशभक्ति के माध्यम से इन लोगों ने टारगेट किया। सेना के नाम पे, शहीदों के नाम पे इन लोगों ने वोट मांगे। और कांग्रेस ने जब सवाल उठाए, हमने सवाल उठाया था कि ये आरडीएक्स आया कहाँ से, ये तो बताए सरकार। लेकिन उल्टा, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था, उल्टा हमें ही घेरा गया कि हम कहीं राष्ट्र विरोधी कोई बात कर रहे हैं। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर आरडीएक्स बैन है, आप एक माचिस के बराबर नहीं ले जा सकते। वहाँ सैकड़ों किलो आरडीएक्स आ जाता है, जवानों को एयरलिफ्ट करके पहुँचाना होता है। नियम है कि ज़्यादा अगर जवान है तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि खुद अब तत्कालीन गवर्नर सतपाल मलिक जी ने ये बात कही है। उन्होंने इस बात को मोदी जी को भी कहा, तो मोदी जी ने कहा आप चुप रहिए, आपको बोलना नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, उन्होंने इस बात को बताया। आज वो भुगत भी रहे हैं, उनको गवर्नर भी अटना पड़ा। आज उन पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जो इनके तीनों जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनका सामना भी आज वो कर रहे हैं। तो पुलवामा के नाम पे इन लोगों ने उस समय फ़ायदा उठा लिया। पूरा जो इलाका था, यहाँ हमारे सेना के अंदर बहुत जवान हैं, उसका भी इनको फ़ायदा मिला। आज वो सब चीज़ क्लियर होगी कि मोदी जी आज तक ये नहीं बता पाए 5 साल में कि आरडीएक्स कहाँ से आया, तो इनकी आईबी इंटेलिजेंस कहाँ है। तो इस बार राम मुद्दा है ना, राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर को तो ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि राम तो सबके हैं, राम हमारे दिल में है, मेरे तो नाम में है। और भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनको आज सभी धर्मों के लोग मानते हैं। चाहे मुसलमान समुदाय के लोग हों, वो भी भगवान राम को मानते हैं। जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो भी भगवान राम को मानते हैं। खुद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम का सैकड़ों हजारों बार नाम है। तो भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने इस समाज को, इस दुनिया को एक मर्यादा सिखाई कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी मर्यादा का पालन कर सकता है। अपने पिता के वचन के लिए राजपाट
गद्दी छोड़ के जा सकता है। जी। भाई, पत्नी और पूरा समाज, उसके प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, वो सब उसने दुनिया को दिखाए। तो भगवान श्री राम का कोई पेटेंट इन थोड़ा करा है। इन लोगों को तो खुद ही भगवान राम ही इनको सजा देंगे कि ये कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम को लाए हैं, यानी ये भगवान राम से भी बड़े हो गए। इनकी अगर आप वो देखेंगे ऐड, मोदी जी की उंगली पकड़ के भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो कम से कम इतना बड़ा तो मत बनो कि भगवान श्री राम से ही आप बड़े बन रहे हो। आपने मंदिर का उद्घाटन किया, आप एक तरफ तो कहते हो कि कांग्रेस आई नहीं, दूसरी तरफ आपने वहाँ भगवान श्री राम के मंदिर का वहाँ पे उद्घाटन हुआ है कि आपने खुद को प्रमोट किया है। आप अगर बुलाना चाहते थे सही मायने में, तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया हैं, आपने उनको नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित आदिवासी हैं। तो आपके तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा आडंबर आपने रच रखा है। तो आज राष्ट्रपति को आप नहीं बुलाते हैं और कांग्रेस को ये कहते हैं कि आप आए नहीं, और जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरा ताम झाम जो शोबाजी की है, वहाँ आप देश के गरीब किसान को भी बुलाते, आप बेरोजगार युवा को भी बुलाते, यहाँ देश के आम नागरिक को भी बुलाते, आपने सेलिब्रिटीज बुलाई हैं, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए हैं। तो ये आप क्या शो करना चाहते हैं? आप आम आदमी को बुलाते और उससे मंदिर का पूजन होता, हम भी आते, तो कोई मना है क्या? और हम तो इससे पहले मैंने तो कई तो धाम कर लिए, मैंने तो गंगा सागर तक कर रखा है, कहते और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार जी। तो कोई इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम किस धर्म को मानते हैं। वो हर आदमी आज हर गली के अंदर, हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर मंदिर है, लोगों के दिलों के अंदर मंदिर है, तो उसमें बीजेपी की जरूरत है क्या? चलिए बात चुनाव की करते हैं। अब की बार 400 पार नारा है, राजस्थान में 25 सीटें हैं, क्या उम्मीद कांग्रेस को? ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, इनकी पिंडियाँ कांप रही हैं। नारा तो दे दिया, लेकिन लग ऐसा रहा है कि 200 भी नहीं आए इनके। ये आप देख लेना, पहले भी साइनिंग इंडिया करके इन्होंने बड़ा एडवर्टाइजमेंट और इस प्रकार का दिखाया था, लेकिन टाइम फिश हो गया जब रिजल्ट आया। आज राजस्थान में बीजेपी से अधिक सीटें हम जीतेंगे। आप रिकॉर्ड कर लेना ये बात को, बाद में हो सकता है कि आज लोग नहीं कह रहे हो, बाद में ये बाइट आपको काम आएगी, आज इसको दिखाना। आज हालत ये है, इन लोगों ने कौन सी सीट आप मजबूत मानते हैं राजस्थान में? सारी सीट है, अलवर में बैठे हैं तो अलवर से ही शुरू कीजिए ना। अलवर की सीट निकलेगी 100%। क्या आधार? आपके कांग्रेस के नेता डॉक्टर करण सिंह यादव और बहुत सारे ऐसे नेता, बलवीर छिल्लर जिला प्रमुख, छोड़ करके बीजेपी में चले गए। और तो चले गए होंगे, मैं फिर ये कह रहा हूँ, उन्होंने कांग्रेस नहीं बनाई, कांग्रेस ने उनको बनाया है। ऐसे तो सैकड़ों लोग चले गए और आगे जाएंगे, इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस एक समुद्र है, एक विचारधारा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गांव, हर ढाणी में मौजूद है, वो इस पार्टी की ताकत है। जो लोग मतलबी हैं, मौकाप्रस्त हैं, वो चले जाएं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता को और कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए हो सकता है ये लोग इसका एक न्यूज़ बनाने के लिए इस प्रकार का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने इन लोगों को दिया है, आज इनको कांग्रेस को देने का समय था जब ये लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो आज इसका अलवर ज़िले की जनता भी बताएगी इसमें क्या है। आज जरूरत थी डॉक्टर करण सिंह जी को कांग्रेस की मदद करने की। उस राठ क्षेत्र ने जिन्होंने इनको 2-2 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, आज वहीं का एक नौजवान युवा अगर चुनाव लड़ रहा है तो इनको तो आशीर्वाद देना चाहिए था। भाई हम अगली पीढ़ी के लिए कब छोड़ेंगे? आज 80 के आसपास होने के बाद में भी हमें ये इच्छा है कि हम सांसद लड़ें, लड़िए, लेकिन पार्टी का जब निर्णय हो गया कि ललित जी चुनाव लड़ेंगे तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए। अगर डॉक्टर करण सिंह जी को टिकट मिलती तो क्या ललित उनके खिलाफ निर्दलीय खड़ा होता या बीजेपी में चला जाता? ये तो कोई बात नहीं हुई। आज संदीप यादव भी है, युवा साथी है, वो भी टिकट मांग रहा था, उसका भी नाम था, लेकिन उसने समर्थन दिया, वापस ललित का साथ देगा।
चलिए, आप एक मुद्दा उठाते हैं कि ललित स्थानीय है और वो बाहरी है, लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनावों में भी कांग्रेस ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने यही मुद्दा उठाया था कि बाबा बालकनाथ भी बाहरी हैं, चारनाथ भी बाहरी हैं, लेकिन तब भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो अब कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बाहरी का नाता आपका सक्सेस हो सकता है? देखिए, वो जो मुद्दा हमने उस समय उठाया तो लोगों को, मैं समझता हूँ, समझ नहीं आया होगा कि बाहरी और घर के आदमी का अंतर क्या होता। वो अब समझ में आ गया। 2 बार सांसद रहे, 10 सालों से अलवर से कोई जुड़ाव नहीं रहा, कोई पंचायतों में पैसा नहीं, कोई लोगों की मदद नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाते, कोई मिलते नहीं है, न जन सुनवाई करते, न कभी लोकसभा के अंदर अलवर की आवाज़ उठी। और यही नहीं, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम यहाँ पे मंजूर कराए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आए। आप ESIC का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए। 10 साल में 6 साल तो इन्होंने रोक के रखा और अब उसका फीता काटते हैं। इनके बयान आते थे कि भंवर जितेंद्र सिंह जी को इस केस में हम अंदर करेंगे कि उन्होंने इसका चयन ही गलत किया है। तो अब आपको क्या फ़ायदा है? आपने यहाँ की जो रैपिड मेट्रो ट्रेन आती, वो आप यहाँ से ले गए, आज तक वो शुरू नहीं हो पाई। उसमें यहाँ के सांसद ने कभी कोई बात नहीं की। और भूपेंद्र यादव जी भी मंत्री थे, ये भी बोल सकते थे। हमारा एयरपोर्ट कोट कासिम से उठ के चला गया, उसमें इन लोगों ने एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाई। सैनिक स्कूल 10 साल से अटका हुआ है, भंवर साहब ने मंजूर कराया, झुंझुनू का और यहाँ का। झुंझुनू शुरू हो गया, अलवर को आज भी इन लोगों ने रोक रखा है, उसमें हमारे सांसद ने एक दिन आवाज़ नहीं उठाई, एक दिन बात नहीं रखी, न भूपेंद्र यादव जी ने बात को रखा। ERCP हमारी अलवर के अंदर आज क्या हाल है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति बेचारा जो गरीब व्यक्ति है, अमीर तो टैंकर डलवाता होगा, लेकिन गरीब आदमी के ये नहीं है कि वो नहाने कपड़े धोने की तो बात छोड़ दीजिए, पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ के लिए तरस रहा है। पूरा शहर तरस रहा है, पूरा अलवर ज़िला तरस रहा है, यहाँ की पूरी इंडस्ट्री तरस रही है। तो उस और इनका ध्यान नहीं गया। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 5 साल तो इनका जो जल शक्ति मंत्री राजस्थान का था, उस समय एक दिन भी उन्होंने ने बात रखी, न यहाँ के सांसद ने बात उठाई। आज भर्तियाँ बंद है। युवा भंवर जितेंद्र सिंह जी के टाइम में हर तीसरे महीने भर्ती होती थी, 1500 बच्चे सेलेक्ट होते थे। आज 10 साल से भर्ती बंद है अलवर के अंदर, 5 भर्ती भी नहीं हुए 10 साल के अंदर। तो यहाँ के युवाओं का तो मैं समझता हूँ भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। तो उस पर यहाँ का न कभी सांसद बोला, न यहाँ के भूपेंद्र यादव जी बोले, जो यहाँ से कहते हैं कि मैं तो यहाँ का हूँ। तो आप बात को समझिए, लोकल होता है, दिल के अंदर दर्द होता है। आज भंवर जितेंद्र सिंह जी को लोग याद कर रहे हैं कि वो जब एक बार सांसद बने यहाँ के, तब उन्होंने 12 पैरामिलिट्री फोर्सेज के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, मिनी सचिवालय, सारे शहर के फ्लाईओवर, चारों तरफ के हाईवेज, चंबल की स्कीम तक सब मंजूर कराई। तो आज उनके बाद में भी तो सांसद बने, वो क्यों नहीं करा पा रहे? उनको कराना चाहिए। तो यही भारी का और घर का यही अंतर है। अगर घर का कैंडिडेट है, 20 बार वो यहाँ की लड़ाई लड़ेगा, लोकल रहेगा, लोगों से मिलेगा, तो उनको सुख दुख का पता रहेगा। बाहर का आदमी क्या जाने, वो कहते हैं जातन ना फटी पैर बिवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई। तो वो जो इसका मतलब ही हिंदी में समझा दो। हिंदी में मतलब ये है कि जिसके बिवाई खुद के नहीं फटी है ना, वो जब तक दूसरे की बिवाई फटी हुई उसको नहीं पता चलेगा कि उसके पैर में दर्द क्या है। चलिए, आप बाहरी की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसको भुना रही है हल्के और भारी में। हाँ, तो भारी तो जनता बनाती है, बड़ा नेता है, भारी नेता है। जो भारी की जो बात कर रहे हैं ना, भारी जनता बनाती है जी। तो ये जो ज़्यादा ही भारी जो समझ रहे हैं अपने आप को, जनता उनका वजन तोल देगी। अच्छा, तो रिजल्ट क्या माने अब आपकी तरफ से? 100% ललित यादव, 100%। तो ये है प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, जिनका दावा है ललित यादव को स्थानीय होने का लाभ मिलेगा और जीत भी निश्चित होगी। खैर, परिणाम आएंगे तभी सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।